हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 परिवहन एवं संचार का भाग दूसरा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आगे के प्रश्न। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन से हैं प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न हैं महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले है सुएज नहर का व्यापारिक महत्व लिखिए। यानी जो सुएज नहर है उसका व्यापारिक महत्व क्या है, तो व्यापार में ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। यह संसार की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। तो एक ऑब्जेक्ट आपका ये बन गया कि सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है, तो वो है आपकी सुएज नहर। यह नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया कि कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो वो है आपकी सुएज नहर। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको वही ऑब्जेक्ट हम बताते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। इस मार्ग के बन जाने से जहाज़ों को अब अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। यह नहर पश्चिम एवं पूर्वी देशों के मध्य की कड़ी है। तो आपसे ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि पश्चिम और पूर्वी देशों के मध्य की कड़ी कौन सी नहर है, तो आपको ये पता होना चाहिए सुएज नहर है। तो चाहें तो आप एक पृष्ठ पाठ में या एक पेज में आप अलग से भी ये ऑब्जेक्ट बनाकर लिख सकते हैं और बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। इसके बन जाने से यूरोप और एशिया के नगरों की आपसी दूरी कम हो गई, जिससे धन व समय की बचत हुई। इस मार्ग पर कोयला, खनिज तेल एवं पानी लेने की सुविधा है। तो ये है इसके व्यापारिक महत्व। अगला प्रश्न है पनामा नहर के विस्तार एवं व्यापारिक महत्व को समझाइए। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि पनामा नहर कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी गहरी है और इसका महत्व क्या है। पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागरों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पनामा नहर किस सागर को जोड़ती है या किन दो सागरों के बीच में ये कड़ी का काम करती है, तो महासागर एवं प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है तथा 12 मीटर गहरी है। यह 100 से 300 मीटर चौड़ी है। अब पनामा नहर का महत्व क्या है, तो पनामा नहर का महत्व, पनामा नहर के बनने से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है। अब जहाज़ों को कैप हॉर्न अंतरीय का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। इसके निर्माण से अनेक देशों के व्यापार में वृद्धि हुई है। न्यूजीलैंड से पनीर, मक्खन, भेड़ का मांस, जापान से रेशम इसी मार्ग द्वारा निर्यात किया जाता है। बोलीविया से चांदी, कोलंबिया एवं वेनेजुएला का पेट्रोलियम संयुक्त राज्य अमेरिका को इसी मार्ग द्वारा भेजा जाता है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरियन की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो ये प्रश्न है जो आपसे पूछा जाता है कि जीवन रेखा, इसको जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसको साइबेरियन की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। जैसे भारत में जो नर्मदा नदी है उसको जीवन रेखा बोला जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, इसी प्रकार ये प्रश्न भी है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। हाँ, ये याद रखना, एक ऑब्जेक्ट ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पश्चिम में लेनिन ग्रांड को प्रशांत पर स्थित व्लादिवोस्टोक से मिलाता है।
इसकी लंबाई 9335 किलोमीटर है। अब देखेंगे इसका महत्व क्या है। यह साइबेरिया को रूस के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र यूराल से जोड़ता है। यूराल क्षेत्र में धातु, मशीनरी तथा लकड़ी का परिवहन किया जाता है। तो यूराल में मुख्य रूप से मशीनरी यानी मशीनें और जो लकड़ी है उसका परिवहन किया जाता है। साइबेरिया से पश्चिम की ओर खाद्यान्नों का परिवहन होता है। इस मार्ग द्वारा ही सोवियत संघ के केंद्रीय औद्योगिक क्षेत्र से मशीनरी तथा औद्योगिक उत्पाद पूर्व की ओर ले जाया जाता है। इस मार्ग के कारण ही साइबेरिया क्षेत्र के निवासियों को आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये है कारण कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। उपयुक्त कारण से ही ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। सुएज नहर एवं पनामा नहर में अंतर लिखिए। तो क्या अंतर है। सुएज नहर, यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सुएज नहर पनामा नहर की अपेक्षा बड़ी है, यानी सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जो क्या है व्यापारिक नहर है, और पनामा नहर सुएज नहर की अपेक्षा छोटी, यानी इसका आकार बड़ा है और ये आकार में छोटी है। इसकी लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। सुएज नहर समतल भाग से गुजरती है। पनामा नहर असमतल पहाड़ी इलाके से गुजरती है। इस नहर पर जहाज़ों का आवागमन ज़्यादा होता है। देखिए, जहाँ पर समतल मैदान होता है तो वहाँ पर ज़्यादा क्या है, जिस तरह से जनसंख्या निवास करती है उसी प्रकार से जहाज़ भी ज़्यादा जाते हैं। इस नहर में जहाज़ों का आवागमन सुएज नहर की अपेक्षा कम होता है। सुएज नहर में इस नहर में से विश्व की ज़्यादा जनसंख्या को लाभ मिलता है। इस नहर से विश्व की कम जनसंख्या को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। वायु यातायात को प्रभावित करने वाली दशाओं या कारकों का वर्णन कीजिए। वायु यातायात को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। वायु यातायात को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें 3 तरीके के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। पहले में लिखा है वायु यातायात को प्रभावित करने वाली दशाओं का वायु यातायात को प्रभावित करने वाले दशाओं का या कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको भौतिक भी कारक लिखना है और आर्थिक कारक भी लिखना है, ठीक है। तो आपको पूरा प्रश्न लिखना है, यानी ये आपसे बड़े प्रश्न में पूछा जाएगा, जैसे 4 नंबर में और बहुत से बहुत 5 नंबर में, अगर 5 नंबर का आया तो। अगला प्रश्न है, वायु यातायात को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, यानी भौतिक हमने आपको बहुत पहली वीडियो में बताया था कि भौतिक कारक क्या होते हैं, जो हमको सामने दिखते हैं, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, वह कारक, ठीक है। तो वायु यातायात का जो भौतिक कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं वो लिखने हैं। फिर है वायु यातायात को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी संपत्ति से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे प्रश्न। जब हम उत्तर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वायु यातायात को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक कारक, दूसरा होता है आर्थिक कारक। तो हम पहले पढ़ेंगे भौतिक कारक। वायु यातायात को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है उच्च पर्वतीय क्षेत्र। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में समतल भूमि का अभाव होता है। देखिए, जहाँ पर ऊंचाई होगी वहाँ पर समतल भूमि मिलना मुश्किल होता है, जिससे दुर्घटना के समय
उतारने में कठिनाई होने के कारण वायु मार्गों को पर्वतीय क्षेत्रों से बचाकर निकाला जाता है। मान के चलो अगर यदि ज़्यादा ऊंचा पर्वत है तो अगर वहाँ से हम जो वायुयान है उसको निकालते हैं तो क्या पता वो उससे टकरा भी सकता है, ठीक है, और कोई ना कोई दुर्घटना होने का खतरा हो सकता है। बाय चांस अगर पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर कभी कोई प्लेन में कोई दिक्कत आ जाती है, वायुयान में कोई दिक्कत आ जाती है, ईंधन की, फ्यूल की, कुछ भी अगर दिक्कत आ जाती है तो आप उस पर्वतीय क्षेत्र में उसको उतार नहीं सकते, ठीक है। अगर आप उतारते हैं तो वो और ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और जो समतल मैदान है वो उसके लिए वो उपयुक्त होता है, ठीक है। अगला है मरुस्थल। मरुस्थलों में तीव्र वायु, धूल भरी आंधियाँ, बालू के टीले उड़ने आदि बाधाओं के अभाव के कारण हवाई अड्डों की रक्षा में कठिनाई आती है। इसलिए वायु मार्गों को विस्तृत मरुस्थलों से बचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो जैसे मरुस्थल है बड़े बड़े, तो वहाँ पर तेज़ धूल की आंधियाँ चलती हैं जिससे वायुयान का जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो सकता है, क्योंकि धूल भरी आंधियाँ हैं। तो क्या होगा, जो चालक है, वायुयान का चालक है, उसको जो सामने का जो उसको देख के चलाना है तो उसको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब देखेगा नहीं तो वो रास्ता भी भटक सकता है, ठीक है। विशाल महासागर। अगला है विशाल महासागर। समुद्रों में हवाई अड्डे नहीं बनाए जा सकते, अतः महासागरों को पार करने के लिए वायुयानों को अधिक तेल लेकर उड़ना पड़ता है। फिर भी कई बार संकट उत्पन्न हो जाने पर वायुयानों को उतारने की कठिनाई बनी रहती है। यदि बड़ा समुद्र है, ठीक है, वहाँ का जल स्तर ज़्यादा, क्षेत्र बड़ा है, बाई चांस मान के चलो आपका फ्यूल, आप लंबे चौड़े समुद्र को पार कर रहे हैं और आपका जो ईंधन है वो ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा कि आपको वहाँ पर ईंधन कहीं नहीं मिलेगा और आप वहाँ पर जो आपका वायुयान है उसको आप उतार भी नहीं सकते, तो ये कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अगला है विशाल वन क्षेत्र। वन क्षेत्रों में हवाई अड्डा बनना एवं उसकी रक्षा करना कठिन होता है, इसलिए वायु मार्गों को वनों से बचाकर बनाने की आवश्यकता होती है। यानी यदि आप वन प्रदेशों में हवाई अड्डा बनाते हैं तो सुरक्षित नहीं होता और उसकी रक्षा करना भी क्या होता है, कठिन होता है, इसलिए ये भी उसका एक कारक है। अगला है आर्थिक कारक। ये सभी आपके भौतिक कारक हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे भौतिक कारक पूछे जाएं तो आपको भौतिक लिखना है, यदि आर्थिक पूछे जाएं तो आपको आर्थिक कारक लिखना है। पर यदि आपसे केवल उसके कारक पूछे जाएं या दशाएं पूछी जाएं तो आपको आर्थिक और भौतिक दोनों लिखना पड़ेगा। आर्थिक कारक के कारण निम्नलिखित हैं। अच्छा हवाई अड्डा। वायु मार्गों की उन्नति के लिए अच्छे हवाई अड्डों का होना अति आवश्यक है, जहां वायुयानों के उतरने के लिए पर्याप्त स्थान, तेल लेने तथा मरम्मत की सुविधाएं तथा यात्रा की सुविधाओं का सामान आदि प्राप्ति की सुविधाएं होती हैं। वहीं पर वायुयान अधिक आते जाते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पर ईंधन ज़्यादा मिल जाएगा, जहाँ पर आसानी से ईंधन मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, आवश्यक जो औजार हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ पर हवाई अड्डा ज़्यादा देर तक रह सकता है। क्योंकि यदि दूर स्थित जगह पर आपको कोई मरम्मत का सामान मिलेगा तो आपको तुरंत के तुरंत वो काम नहीं कर पाएंगे आप। तो जहाँ पर ज़्यादा सुविधा होगी वहीं पर हवाई अड्डे बनाए जाते हैं। अल्पसंख्यक के क्षेत्र। अल्पसंख्यक के क्षेत्र। अब मान के चलिए हवाई जहाज चल रहा है और वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं कर रही है उतनी, तो किराया नहीं मिलेगा। सीधी बात है कि कोई भी सुविधा हमें दी जाती है तो वो दी जाती है इसलिए कि जो सरकार है, जो उसका ऑनर है, उसको भी लाभ होना चाहिए। देखते हैं जिन क्षेत्रों में
जनसंख्या कम होती है, वायुयान वहां से बचकर निकाले जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में यात्रियों की यातायात की कमी होने से वायु सेवाएं लाभदायक नहीं होती हैं। यानी वहां पर यातायात की कमी होगी, क्योंकि जो हवाई जहाज है उसको सवारी ही नहीं मिलेगी उसकी। अब सवारी नहीं मिलेगी तो उसको किराया भी नहीं मिलेगा। देखो, अपनी भाषा में सीधा सीधा यही बोला जाता है कि किराया नहीं मिलेगा। जब किराया नहीं होगा तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। मतलब जो प्रॉफिट होता है वो ओनर है जो, या सरकार है जो वो उसकी तरफ से चल रहा है, उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो वो ऐसी जगह पे अपना वायुयान भेजेगा ही नहीं जहाँ पर उसको लाभ ना मिले। अगला है ऋतु संबंधी सूचनाएं। वायु मार्ग की उन्नति के लिए हवाई अड्डों पर ऋतु संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। सुविधा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यदि मान के चलो जो तेज़ हवा चलने वाली हो, आंधी आने वाली हो या तूफान आने वाला हो, तो क्या हो कि हमें वहाँ पर पहले से सूचना मिल जाए कि मौसम खराब होने वाला है, तो अभी आप जो वायुयान सवारियाँ लेके जाने वाला है उसको उस पर रोक लगा दी जाए। आंधी, तूफान, वर्षा, कोहरा आदि दशाओं को उचित सूचनाओं के अभाव में वहाँ किसी भी प्रकार की वायु सुविधा सेवा संभव नहीं हो सकती। यानी यदि मौसम खराब होता है तो ऐसे में वायुयान द्वारा यात्रा नहीं की जा सकती। इसलिए वहाँ पर सूचना का जो सूचना संबंधी जो ऋतु संबंधी सूचनाएं होती हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अन्य साधनों की निकटता, जहाँ सड़क, रेल आदि तथा जल मार्गों की निकटता होती है वहाँ वायु मार्गों का अधिक अवसर होता है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर सड़क मार्ग भी हो, वहाँ पर रेल मार्ग भी हो, वहीं पर जल मार्ग भी हो, तो वहाँ पर जो वायुयान जो आपका जो ये कहा जाए जो सुविधा होती हैं, तो वहाँ पर वायु मार्ग बनाए जा सकते हैं। पासपोर्ट एवं अन्य सुविधा, यात्रियों को पासपोर्ट तथा द्रव्य विनिमय की सुविधाएं प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके बिना वायु परिवहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी आप वायु परिवहन कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा है कि द्रव्य विनिमय, यानी आपको जो भी पदार्थ चाहिए है वो आपको आसानी से मिल जाए, और जो इनका फूल वगैरह है वो भी आपको आसानी से मिलना चाहिए। साइबर स्पेस क्या है ये साइबर स्पेस? इंटरनेट लिखित सूचनाओं के संचार का एक माध्यम है। यह दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को एक उपकरण के माध्यम से जोड़ देता है। सारे संसार में संस्थाओं ने अपनी अपनी वेबसाइट खोल रखी है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर वेबसाइट अक्षर टाइप करते ही सूचनाओं का भंडार हमारे सामने खुल जाता है। यानी इंटर क्या है? लिखित सूचनाओं का संचार है। यानी आपने गूगल चलाया होगा कि आप उसमें कुछ भी टाइप करते हैं तो उससे ही रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं। कभी कभार हमें वो चीज़ क्लियर याद नहीं रहती कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो हम उससे कनेक्टेड कुछ लिंक उस पर डालते हैं जिससे वो निकल आता है। अब साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है जो www जैसे इंटरनेट से घिरा हुआ है। साइबर स्पेस हर जगह पाया जाता है। इसकी गति मानव इतिहास में अद्वितीय है। यानी साइबर स्पेस क्या है? जो इंटरनेट से संबंधित है, जो भाषा है वो साइबर स्पेस है, और इसका प्रयोग हम किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, और ये भाषा आपकी कंप्यूटर की भाषा होती है। अगला प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन। ये महत्वपूर्ण है, आपको इसको देखना है, ठीक है। वैसे तो इसमें जितने भी प्रश्न लिखे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं उसको हम हाईलाइट पहले से बता देते हैं कि ये प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह पाइपलाइन परिवहन को समझाइए। अथवा में है पाइपलाइन के विश्व वितरण पर
प्रकाश डालिए। हाँ, पाइपलाइन परिवहन का नवीन साधन है। पाइपलाइन परिवहन का नवीन यानी नया साधन है। इससे जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस व तरल अयस्क का परिवहन होता है। तो अब ध्यान दीजिए, पाइपलाइन परिवहन से क्या होता है? जल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और तरल अयस्क का परिवहन होता है। आपसे ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है या खाली स्थान में कि पाइपलाइन परिवहन से किसका परिवहन होता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो है पेट्रोलियम और गैस का है जो परिवहन किया जाता है। ठीक है। न्यूजीलैंड में पाइपलाइन द्वारा दूध का परिवहन किया जाता है। तो ये भी आपसे ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछी जाती है कि न्यूजीलैंड में पाइपलाइन द्वारा खालिस्तान का परिवहन किया जाता है, तो दूध का परिवहन किया जाता है। इसके अलावा इसको घुमा के अगर पूछा जाए तो पाइपलाइन द्वारा दूध का परिवहन खालिस्तान में होता है तो न्यूजीलैंड में होता है। तो ये दोनों तरीके के प्रश्न आपको याद रखने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 लाख किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का जाल बिछा है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कितने लाख हैं ये? 7 लाख। और कहाँ पर है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ की महत्वपूर्ण लाइन बिग इंच है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये बिग इंच पूछा जाता है कि अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण लाइन कौन सी है? बिग इंच है, जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्वी भाग को खनिज तेल पहुंचाती है। तो बिग इंच पाइपलाइन से किसका परिवहन होता है? खनिज तेलों का परिवहन होता है। हम ये जो प्रश्न आपको बीच बीच में ऑब्जेक्ट के तौर पर बताते हैं, तो ये आप अलग से भी लिख सकते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। अगला है, विश्व में सबसे लंबी पाइपलाइन ईरान, भारत, बायां पाकिस्तान आदि हैं। तो ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है ईरान और भारत, यानी ईरान और भारत के बीच है, बायां पाकिस्तान आदि। रूस की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन है जो यूरल व वोल्गा क्षेत्रों से पूर्वी यूरोप के देशों को तेल पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, विश्व के रेल मार्गों तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो विश्व के प्रमुख 65% रेल मार्ग यूरोप, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग तथा इनका महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला है इसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक 9,332 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण 1905 में हुआ। यह रेलमार्ग सैनिक महत्व एवं व्यापारिक महत्व को पूरा करता है। अगला है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यह कनाडा का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 5,632 किलोमीटर है। यह सन 1885 में बनकर तैयार हुआ। यह मार्ग व्यापारिक दृष्टि से ओटावा में लकड़ी का कारोबार तथा सडबरी में पहुंचकर खनिज धातुओं का क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टि से यह रेल मार्ग विशेष महत्व रखता है, यानी इसमें आपकी लंबाई दी गई है 5,632 किलोमीटर है और ये सन 1885 में बनकर तैयार हुआ था। और ये क्या है? ओटावा से लकड़ी का कारोबार करता है और सडबरी में पहुंचकर खनिज धातुओं का क्षेत्र है। तो अगला है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये 6100 किलोमीटर लंबा है, रेल मार्ग है। इसका निर्माण 1869 में हुआ। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी तथा पश्चिमी तटों को मिलाता है। इस रेल मार्ग से हल्के वजन के पदार्थ पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर भेजे जाते हैं। अगला है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग।
यह दक्षिण अमेरिका का मुख्य रेल मार्ग है। यह 1440 किलोमीटर लंबा है। यह सन 1910 में बनकर तैयार हुआ। ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख व्यावसायिक नगर व क्षेत्र इस मार्ग पर पड़ते हैं। यह मार्ग में व्यापार में आर्थिक लाभ दिलाने वाला है। इसी के साथ आपका ये पाठ खत्म होता है। आशा है आपको पूरे के पूरे प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी तरीके से पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।